हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। ठीक, उमर खान सर के जीएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए, आपने पिछली कक्षाओं का जो पूर्वावलोकन किया है उसको देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हिंदी किस स्तर तक आप लोग को मिल पा रही है। ठीक है, तो हमने अब तक व्याकरण के संदर्भ में वर्णमाला और हिंदी का उद्भव और विकास के संदर्भ में बातें हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ से यूपी बीएड वाले इस समय जो इनका एंट्रेंस एग्जाम है वो लोग उस क्लास को देखेंगे, क्योंकि वहाँ से लगभग आपके 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। आ सकते नहीं, आएंगे, इतना मान के। ठीक है, 99% आपकी गारंटी है जितना हम बढ़ा दिए उसमें से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं संधि, और संधि से मान के चलिए बीएड वाले यूपी बीएड कम से कम 2 या 3 प्रश्न बनेंगे संधि से। फिक्स है, 2 या 3 प्रश्न, जिसमें से आपकी जो स्वर संधि है एक क्वेश्चन व्यंजन से, एक क्वेश्चन विसर्ग से, 3 क्वेश्चन की संभावना पूर्णतः होती है। अब चाहे वो स्वर से बन जाए, चाहे वो व्यंजन से बन जाए, चाहे वह विसर्ग से बन जाए। ठीक, तो आसंधि को देखेंगे। संधि क्या है? सबसे पहले ये देखिए कि आपके सामने जो शब्द जुड़ा है संधि, ये संधि है क्या? तो एक बात समझिएगा, संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा धी। ठीक है, क्या है? 2 शब्द यहाँ पर हैं, पहला भैया सम है, दूसरा आपका क्या है? धी है। ठीक है, सम जमा धी बराबर अगर आप करेंगे तो आपको जैसे ये लगेगा कि सम जमा धी बराबर सम धी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो दिख रहा है वैसा होगा नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि एक व्यंजन में आपको नियम मिलेगा कि अगर पंचमा अक्षर के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, ठीक, तो ये आपका अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही अनुस्वार में परिवर्तन होता है वो हो क्या जाएगा भैया? संधि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है वो? संधि। इसलिए जो संधि का आपको अगर शुद्धि पूछिए तो शुद्ध यही है, ना कि आप न लगा के जो लिखते हैं संधि, वो शुद्ध नहीं है। ठीक, तो पहली पॉइंट कि संधि 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला तो आपका सम है, दूसरा धी है। इसमें कौन सी संधि में कौन सी संधि अगर पूछ दे तो संधि में कौन सी संधि? तो संधि में भैया व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन संधि का एक नियम है, और नियम यहाँ पे कार्य करता है और कहता है कि यदि पंचमा अक्षर के बाद या 5वें वर्ण के बाद या म के बाद, ठीक है, कोई भी स्वर आता है तो ये अपनी 5वें में क्या होता है? अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात संधि की, दूसरी पॉइंट, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या है? यह संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, यह संस्कृत भाषा का क्या भैया? शब्द है। क्यों? ये देखिए संस्कृत से ये लिया गया। और एक बात मानिएगा कि आप हिंदी में जो भी पढ़ते हैं लगभग आपकी 90% चीजें क्या है? अन्य भाषाओं से, बाकी हिंदी का अपना 10% है। ठीक है, तो संस्कृत जो है, यह जो आपकी संधि है किसका है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। यह मान के चलिए अगर ये संस्कृत भाषा की शब्द है, इसमें सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके 85 से 95% या 90% तक आपकी संस्कृत की होंगी। ठीक, तो आपको क्वेश्चन जैसे भी पूछते कि यह किस भाषा का शब्द है, तो भैया ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अगली पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो संधि की परिभाषा क्या भैया? परिभाषा, परिभाषा क्या होती है? तो ये जो इसके मूल पॉइंट है, ये परिभाषा, जो परिभाषा इसकी होती है कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का मतलब परिवर्तन, विकार मतलब क्या भैया? परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, कि 2 वर्णों से उत्पन्न विकार, उसके मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसने बात किया 2 वर्ण, 2 वर्ण मतलब कोई भी वर्ण 2 हो। जैसे मैंने आपके लिए लिया अ जमा अ, ठीक है दोस्तों, अ जमा अ, मैंने एक वर्ड अ ले लिया, दूसरा वर्ड अ ले लिया। ठीक,
तो ये दोनों क्या होगा, दो वर्ण का मेल हो गया, दोनों वर्ण का क्या हो गया, मेल हो गया। जो इससे जो उत्पन्न विकार होगा, जो परिवर्तन होगा ना, अ जमा अ बराबर क्या आएगा, आ आएगा। क्या आएगा दोस्तों, आ आएगा। ठीक है, अ जमा अ बराबर क्या आएगा, आ। जैसे आप मैथ में पढ़ते होंगे 1 जमा 1 जमा 1 बराबर क्या, 2 लिखते हैं ना, तो इसका मतलब संधि हो रही है। ठीक है, उसी तरह आप हिंदी में देखेंगे दो वर्णों के मिल से उत्पन्न विकार, ये विकार परिवर्तन, उसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम संधि कह देते हैं। ठीक है, तो एक बात हमेशा समझिएगा, इसकी जो परिभाषा है वो हमेशा याद होनी चाहिए। परिभाषाएं जो हैं वो हमेशा याद होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट, अगली पॉइंट हम देखते हैं। देखिए परिभाषा आपको कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि अगर परिभाषा नहीं कंठस्थ होगी तो आप संधि कभी नहीं सीख सकते, ये तो पूरी गारंटी ले लीजिए। ठीक है, परिभाषा अगर कंठस्थ है तो संधि आप सीख लेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहेंगे दोस्तों, संधि कहेंगे। अगली पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, तो संधि का अर्थ क्या भैया, संधि का अर्थ, और संधि का जो अर्थ होता है वो होता है भैया आपका मेल। क्या होता है, मेल, जोड़, मिलना, जुलना। ठीक है, या समझौता, समझौता आदि कर लीजिए, कितना आप देखेंगे, है ना। मेल जोड़ मिलना जुलना या समझौता, इतना अर्थ होता है किसका भैया, संधि का। संधि का जो अर्थ होता है क्या होता है, आपसे सीधा समझेगा संधि का, मेल जोड़ मिलना जुलना या समझौता होता है। मेल मतलब इसी को कहते हैं मेल, ठीक है, इसी को कहते हैं मिलना, इसी को कहते हैं जोड़, इसी को कहते हैं समझौता। इसका अर्थ हो गया किसका, संधि का। अगर अगली पॉइंट में अगर मैं बात करूं, तो अगली पॉइंट में अगर मैं इसको बोलूं, तो अगली पॉइंट इसका ये आप कह सकते हैं संधि के शास्त्र में कि संधि जो है भैया, ठीक, संधि के भेद व प्रकार, संधि के भेद व प्रकार। तो संधि के भेद व प्रकार के बारे में अगर मैं बात करूं, तो संधि के भेद व प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 में जो आपका पहला होता है उसका नाम होता है स्वर संधि, स्वर संधि। और दूसरा जो संधि होती है वो होती है आपकी क्या भैया, व्यंजन संधि। क्या, व्यंजन संधि। और तीसरा जो होता है आपका क्या भैया, तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि के भाग या संधि के भेद व प्रकार की अगर मैं बात करूं, तो संधि के 3 भेद व प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर व्यंजन और विसर्ग, यही 3 संधियां हैं। अब देखिए यहाँ पे जो स्वर संधि है, स्वर संधि किसे कहेंगे, तो जहाँ पे स्वर का मेल स्वर से हो और उससे उत्पन्न विकार परिवर्तन हो, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। बात समझ रहे हैं, स्वर संधि किसे कहेंगे, स्वर का मेल स्वर से हो, ठीक है, स्वर का मेल स्वर से हो और स्वर से जो उत्पन्न और विकार परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। वहीं आपका जो अगला है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि किसे कहेंगे, तो व्यंजन हम उसे कहते हैं कि जहां पर व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो और उससे जो उत्पन्न और विकार जो परिवर्तन आता है उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, लेकिन स्वर में केवल स्वर का मेल होता है, लेकिन व्यंजन में व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता है। विसर्ग, वही कहते हैं विसर्ग के साथ यदि स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का सीधा समझो, देख लीजिएगा। स्वर में आप कहेंगे कि स्वर जमा स्वर बराबर स्वर संधि, ठीक। व्यंजन संधि का परिभाषा अगर कहेंगे तो व्यंजन जमा स्वर या व्यंजन बराबर व्यंजन संधि। अगर विसर्ग की मैं बात करूं तो विसर्ग में विसर्ग जमा स्वर या व्यंजन, आपके हो जाएंगे विसर्ग संधि। ठीक है, ये परिभाषा है, ये क्या है, परिभाषा है स्वर संधि की परिभाषा।
जहाँ पे स्वर का स्वर से मेल हो उससे उत्पन्न विकार जो आता है उसे को क्या कर देते हैं भैया, स्वर संधि। व्यंजन, व्यंजन के साथ जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो उससे उत्पन्न विकार जो होता है उसे को हम व्यंजन संधि कर देते हैं। तीसरा, विसर्ग का परिभाषा, जब विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उससे उत्पन्न और विकार क्या हो जाता है, आपके विसर्ग संधि हो जाता है। ठीक है, तो संधि के इतने पॉइंट हैं। आप संधि के देखिए, पहला तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ क्या है, मेल जोड़ समझौता परिवर्तन कुछ भी कह सकते हैं। संधि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे संधि का अर्थ मेल जोड़ मिलना जुलना। संधि के भेद व प्रकार कितने हो गए, संधि के भेद व प्रकार कितने हैं, 3 है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक, अब इसके बाद अगली पॉइंट इसमें जुड़ती है संधि विच्छेद। क्या, संधि विच्छेद। अगर ये हो जाए तो अनुमति होते आगे बढ़ा जाए। आगे हम लिखेंगे संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो संधि विच्छेद क्या है। देखिए, संधि विच्छेद में भी कुछ नियम है, उन नियमों को अगर जान लेंगे और ये नियम अगर याद रहेगा तो आपका कार्य पूर्णतः संधि से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, छूटेगा ही नहीं, सब हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा संधि से। केवल आप देखिए संधि की जितनी बातें यहाँ पे याद करिए और आपको जो संधि विच्छेद की बातें हैं उसको याद करिए। ठीक है, तो अगली पॉइंट है आपकी संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है, अभी हम आगे आएंगे स्वर संधि पे, लेकिन पहले देखेंगे संधि विच्छेद। ठीक है, क्या है भैया, तो संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, ठीक है, संधि विच्छेद। देखिए क्या होता है संधि विच्छेद के बारे में अगर मैं चर्चा, तो देखिए संधि विच्छेद हम उसे कहते हैं, विच्छेद मतलब होता है क्या भैया, खंड, भाग, टूटना। ठीक है, विच्छेद मतलब बिखराव होता है या खंड होता है। तो संधि का जब जहाँ पे खंड किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। कहने का सीधा सा मतलब, अगर कोई भी शब्द हो, पहला नियम ये कहता है कि, पहला नियम देखिएगा, अगर कोई भी शब्द हो, अगर कोई भी शब्द हो तो उसका विच्छेद करना है, तो उसका विच्छेद करना है तो दोनों खंड सार्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, जिसका अर्थ निकले, सार्थक होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ध्यान दीजिए, संधि विच्छेद का पहला नियम कि अगर कोई भी शब्द हो तो उसका विच्छेद करना है। क्या करना है, अगर उसका विच्छेद करना है तो, अगर उसका विच्छेद अगर करना है तो दोनों खंड क्या होने चाहिए भैया, सार्थक। सार्थक मतलब कि जिसका भी अर्थ, दोनों का निकले। ठीक, और जैसे में अगर मैं बात करूं कोई भी शब्द का, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया भैया विद्यालय, मैंने शब्द क्या लिया, विद्यालय। ठीक है, और मैं विद्यालय शब्द के लिया और विद्यालय शब्द का मैं अगर खंड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, खंड। देखिए अगर मैं खंड कर रहा हूं तो खंड करूंगा तो क्या होगा, एक होगा पहला आपका विद्या और दूसरा क्या होगा, जमा आलय। खंड हो गया विद्या जमा आलय। अब इसका मतलब देखिए, परिभाषा का मतलब कि अगर कोई भी शब्द हो उसका अगर विच्छेद करना है तो दोनों खंड सार्थक होना चाहिए। जो खंड होगा भाई, दो ही भाग में खंड होगा, विच्छेद दो भाग में जो खंड होगा क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक का अर्थ है कि आप उसे व्यक्त कर सकें या आप कह सकें उसे जिसका अर्थ कुछ ना कुछ निकले। व्यक्त का मतलब आप समझेंगे, सार्थक में व्यक्त एक ध्वनि होती है, सार्थक एक ध्वनि होती है जिसे आप व्यक्त कर दें। जैसे मैं आपसे कहूं लोटा,
ठीक, तो लोटा को आप व्यक्त कर ले जाएंगे कि लोटा एक पात्र है जिसमें पानी पिया जाता है, जो मेरी माँ और बहन ला के देती है। ठीक, अगर उसी के साथ एक शब्द आपने जोड़ दिया लोटा ओटा, तो ओटा को आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कहीं ओटा क्या चीज है, क्या ओटा में पानी पिया जाता है, नहीं, तो उसे जब व्यक्त नहीं कर पाते तो निरर्थक हो जाता है, और जिसे व्यक्त कर लेते हो क्या हो जाता है आपका, सार्थक हो जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे विद्या का जो अर्थ होगा, विद्या का अर्थ क्या होगा भैया, ज्ञान। विद्या का अर्थ क्या होगा, ज्ञान। और वहीं जो आलय का अर्थ होता है घर, या कह सकते हैं मंदिर, घर या मंदिर। ठीक है, अर्थात हम कहते हैं कि जो ज्ञान का मंदिर है, जो ज्ञान का घर है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्यालय। दोनों का देखिए खंड का अर्थ निकला ना, विद्या का अर्थ हो गया ज्ञान और आलय का अर्थ हो गया घर। अर्थात कोई भी शब्द हो अगर उसका विच्छेद करना हो तो दोनों खंड का सार्थक होना चाहिए। ठीक है, ये नियम पहला करता है, नियम एक करता है। लेकिन वही नियम दो कहां क्या कर रहा है, नियम दो ये कहता है कि अगर संभवतः दोनों का अगर खंड सार्थक न हो पाए तो किसी एक का जरूर होना चाहिए। बात समझिएगा, अगर नियम दो कह रहा है कि अगर दोनों खंड सार्थक न हो पाए तो किसी एक का सार्थक खंड होना चाहिए। अगर दोनों का खंड ना हो पाए, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिसका दोनों का खंड हो जाता है, सार्थक हो जाता है। आपने देखा विद्यालय का विद्या जमा आलय, लेकिन कुछ आपको ऐसे भी शब्द मिलेंगे जिसका खंड करेंगे तो वो सार्थक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा नियम कहता है कि अगर दोनों का खंड सार्थक ना हो पाए तो किसी एक का सार्थक खंड होना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं पो जमा अन, पो जमा अन, यहाँ पे देखिए ये जो पो है वो सार्थक नहीं है, पो का कोई अर्थ नहीं है। इनका जो निर्माण हुआ है संस्कृत में धातुओं से हुआ है और वहां पे धातु का अर्थ होगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी में पो का अर्थ नहीं है, लेकिन जो अन है, अन आपका प्रत्यय है और इसका अर्थ होता है। बात समझ गए ना, तो देखिए एक का अर्थ है लेकिन एक का अर्थ नहीं है। ठीक, एक का अर्थ है लेकिन एक का अर्थ नहीं है। तो दूसरा नियम कहता है कि अगर दोनों का सार्थक खंड न हो पाए तो किसी एक का सार्थक खंड होना जरूरी है, मस्ट है। एक बात समझिए, संधि विच्छेद का तीसरा नियम क्या कहता है भाई। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है, इसको तुम शॉर्ट ले लीजिएगा, तीसरे पे चले। ठीक है, तो तीसरे नियम की अगर बात करें, देखिएगा जो तीसरा नियम, देख इन नियमों को याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये नियम अगर नहीं याद रहेंगे ना तो आप संधि से नहीं बच पाएंगे। ठीक, तो तीसरा नियम ये कहता है कि अगर आपको संधि पहचानना है, अगर आपको क्या करना भैया, संधि पहचानना है तो पहले खंड के अंत में तथा दूसरे खंड के प्रारंभ में जाइए। ठीक है, पहले खंड के अंत में और दूसरे खंड के प्रारंभ में क्या करिए भैया, जाइए। ठीक है, तो अच्छा एक और जाइए और उन खंडों से एक एक उन खंडों से
एक एक वर्ण मिलेगा, एक एक वर्ण मिलेगा और उनका मेल करिए, मेल करिए, फिर उसके बाद फिर उसके बाद परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होगा इसी को संधि कहेंगे, इसी को संधि कहेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो इतना बड़ा नियम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नियम से जाइए। अगर आपको संधि पहचानना है, क्या करना है? तीसरा नियम करा, यदि आपको संधि पहचानना तो पहले खंड के क्या करा है, पहले खंड के अंत में और दूसरे खंड के प्रारंभ में। यहां देखिए, पहले खंड के अंत में और दूसरे खंड के प्रारंभ में जाइए और उन खंडों से एक एक वर्ण मिलेगा, और उन खंडों से क्या मिलेगा आपको? एक एक वर्ण मिलेगा और उनका मेल करिए, फिर उसके बाद परिवर्तन जो होगा और उसी को हम कहेंगे संधि। उसी को क्या कहेंगे दोस्तों? उसी को संधि कहेंगे। ठीक है, उसी से आपको पता चलेगा इसमें कौन सी संधि है। मैं जैसे कि अगर बात करूं यहीं पे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर दूं, जैसे मैं दूं आपको पुस्तक जमा आलय, पुस्तक जमा आलय। अब देखिए, जब आपको ऐसा खंड मिलता है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए संधि की परिभाषा क्या है। संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, यहां पे देखिए क्या कर रहा है, दो वर्णों के मेल से, दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि दो वर्ण मिलेंगे कहां से। तो ये कह रहा है कि संधि का आप नियम याद करिए, दो वर्ण मिलेंगे कहां से? तो पहले वाले शब्द के पहले वाले खंड के अंत में चले जाइए। देखिए, पहले वाले खंड के अंत में, पहले वाले खंड के अंत में, यहाँ पे आपको क्या चाहिए? वर्ण चाहिए, क्योंकि वर्णों के मेल से ही संधि बनती है। तो पहले वाले खंड के अंत में गए भैया, फिर कह रहे हैं दूसरे वाले खंड के प्रारंभ में चले जाइए। दूसरे वाले खंड के प्रारंभ, ये पहला खंड है, इसके अंत में गए, ये दूसरा खंड इसके प्रारंभ में गए। ठीक, अब देखिएगा, इनसे आपको एक एक वर्ण मिलेंगे, एक एक वर्ण। देखिए, क का निर्माण किससे हुआ है? क जमा अ से ना, तब तो बराबर आप लिखते हैं क्या? क लिखते हैं। तो कहीं कहीं क में अ छुपा है, तो यहाँ पे अ को आप निकाल लीजिए, एक वर्ण आपको अ मिल गया, और यहाँ पे देखिए दूसरा वर्ण क्या दिख रहा है भैया? आ दिख रहा है। देख लीजिए ध्यान से, पहला वर्ण आपको अ मिला, दूसरा वर्ण क्या मिला? आ मिला, क में अ छुपा था। अब देखिए यहाँ पे धन है, तो आप धन कर दीजिए, इसे हम हिंदी में जमा करते हैं। तो अ जमा आ, इनका मेल करिए, मेल करेंगे, जो तीसरा परिवर्तन होगा वो क्या होगा भैया? आपका आ होगा। क्या होगा? आ होगा। जब ये आ होगा, अब देखिए यहाँ पे बचा क्या? जब क से आप अ निकालिए तो बचा क्या भैया? यहाँ पे पुस्तक बचा, लेकिन का आपका आधा बच गया, और यहाँ पे आपका लय बच गया, यहाँ से आप आ निकाल दीजिए। देखिएगा ध्यान से। ठीक, अब ये आ क्या करेगा? जो टूटा होगा ना, जो बिखरा होगा, उसी के साथ हमेशा जुड़ेगा। और टूटता और बिखरता कौन है? आपका व्यंजन, ना कि बड़े आदमी। बड़े आदमी होता है भैया स्वर, और छोटा आदमी होता है व्यंजन। तो छोटा आदमी हमेशा टूटता है, तो इसमें देखिए टूटा क्या है? हमेशा व्यंजन। अब ये व्यंजन के साथ हमेशा क्या करेगा? शोषण करेगा, उसके साथ जाएगा, जुड़ेगा। अब जब जुड़ेगा तो उससे क्या करेगा? काम करवाएगा। ठीक है, जब इसके साथ ही जुड़ेगा तो बनेगा क्या? ये देखिएगा, ये बनेगा क्या? नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। पुस्तका हो गया, और यहाँ से आप लय को जोड़ लिए, क्या हो गया भैया? पुस्तकालय। बगल में क्या हो गया? पुस्तकालय। अर्थात पुस्तक जमा आलय बराबर क्या बना? पुस्तकालय। क्या हो गया? पुस्तकालय। ठीक है, परिवर्तन हो क्या आया? आ जुड़ा इसके साथ, काम कराया, कहीं कि अब हम तुम्हारे साथ अगर जुड़ गए, तुम इसको भी जोड़ो, तो लय को जोड़ा, तो बना क्या है? पुस्तकालय। अब पुस्तकालय हम उसी कहते हैं जहाँ पे ढेर सारे पुस्तकें रहती हैं, जो पुस्तकों का घर होता है। काम करवाया ना, देखिए आज ही जुड़ा और काम पूरा करवा लिया अपना।
एक घर बना लिया पुस्तकालय का। ठीक, तो ये जो आ है, अब देखिए अगर आपको संधि पहचाननी है तो ये जो परिवर्तन होके आया है ना, इसी को आप घेर लीजिए, इसी को घेरिए और ध्यान से देखिए। ये आ है क्या आपका? आ क्या है भैया? स्वर है ना, क्या है? स्वर है। लेकिन कैसा स्वर है? ह्रस्व या दीर्घ है? तो आपका क्या है भैया? तो दीर्घ है। इसलिए यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो गई। इसलिए यहाँ पे क्या हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई। ये तो मैंने केवल आपका इसमें संधि विच्छेद के तौर पे एक उदाहरण दिया था। अभी आप जब संधि पढ़ेंगे ना तो इसी तरह हम पोस्टमार्टम के आपको पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई? तो बीएड वाले एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? संधि को जब पहचानना हो तो उसका खंड करिए। अब पहले वाले शब्द के अंत में जाइए, दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में आपको दो वर्ण मिलेंगे, दोनों वर्ण को मेल करिए और मेल करने से जो तीसरा उत्पन्न हो रहा है ना वही बताएगा कौन सी संधि है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे। कल मैं आपको बताऊंगा स्वर संधि और स्वर संधि के भेदों के बारे में चर्चा करूंगा जो आपके पास है। ठीक, तो जो भी आप पढ़ते हैं एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी आप क्लास ले रहे हैं जिसका एक प्रॉपर एक नोट तैयार करिए बढ़िया से, क्योंकि सारी चीजें आपको सीक्वेंस वाइज और एक आपको क्रम रूप से मिल रही है, क्रमबद्ध रूप से। ठीक है, एक बढ़िया से नोट तैयार करिए और उसे पढ़ते रहिए हमेशा। और आपके यहाँ तो ऑनलाइन जानते हैं, ऑनलाइन एक जगत ऐसा हो गया कि उस पर कोई भी चीज़ मिटने वाला है नहीं। एक बार जो पढ़ गया वो हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा दूसरी बात भैया, अगर ना समझ में आ रहा हो बात मेरी क्लास की तो आप कमेंट में, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं कमेंट अगर कर पाते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कमेंट करिए और उससे भी पूछ लीजिए। ठीक है, 95 32 10 15 94 इस पे जाइए और तुरंत आप इस पे पूछिए। ठीक है, और जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं आपको। ठीक है, अब तक आपने क्लास से जुड़ा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।